बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि रोशनी की रिफ्रैक्शन क्या होती है। रोशनी की रिफ्रैक्शन जो है वो ये है कि एक मीडियम है आपके पास, वन मीडियम से जब कोई भी रोशनी की शुआ सेकंड मीडियम में दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, एंटर होती है, तो वो अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है, हट जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। अब ये बेंडिंग दो तरह से होती है। एक, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही हो, और दूसरी तरह की जो रिफ्रैक्शन है वो तब होती है जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही हो। ठीक है। तीसरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो तरह से होती है कि जब रेयर मीडियम से रोशनी की शुआ डेंसर मीडियम में, यानी कि हवा से या हवा से शीशे में दाखिल हो रही हो, ग्लास में दाखिल हो रही हो, तो दो तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो आपने फिगर डिस्कस की थी वो ये है कि ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, एक रोशनी की शुआ तिरछी इस ग्लास स्लैब में दाखिल होती है, और जिस पॉइंट से दाखिल होती है उस पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये रे ऑफ लाइट चूंकि रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, इसलिए अपने असल रास्ते इस तरफ जाने की बजाय ये रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलर अमूद की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और दूसरी, यहां इस जगह से इसने बाहर जाना है, अब इस जगह से बाहर जाते वक्त उसका असल रास्ता ये होना चाहिए था, लेकिन यहां वो अपने असल रास्ते से परे हट जाती है। इस सूरत में इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस सूरत में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से परे बेंड करती है। अब ये आपके पास है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपके पास है इमर्जेंट रे। बाहर खारिज होने वाली शुआ को हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब इंसिडेंट रे इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ए ओ का नाम दे देते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल, इसको ओ एन का नाम दे सकते हैं। रिफ्रैक्टेड रे को हम ओ बी का नाम दे सकते हैं। अपनी मर्जी से आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टेड रे ओ बी, ठीक है। इंसिडेंट रे ओ ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ओ एन, रिफ्रैक्टेड रे ओ बी। दे लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज हमने डिस्कस करने हैं। जो पहला कानून है वो हमें बता रहा है कि इंसिडेंट रे ओ ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ओ एन, और रिफ्रैक्टर रे ओ वी, दे आल लाई इन द सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं। दूसरा यह है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, उसका साइन लें आप।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का आप साइन लें, द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर is equal to a constant which is called refractive index. This is the second law of refraction. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साइन के दरमियान एक कांस्टेंट निस्बत पाई जाती है, एक मुस्तकिल निस्बत पाई जाती है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एक मुस्तकिल निस्बत पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, साइन ऑफ द रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई and the sine of angle of refraction r is equal to a constant n which is called refractive index. ऐसा उस वक्त होता है जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर दाखिल हो रही हो। अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो फिर यही जो अमल है वो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन आई और साइन आर की जो निस्बत होगी, रेशो होगी, वो 1/n के बराबर आएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साइन के दरमियान में कांस्टेंट रेशो होती है, मुस्तकिल निस्बत पाई जाती है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। दिस n इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एड वो कांस्टेंट है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मुख्तलिफ मीडियम के अंदर मुख्तलिफ होती है, इसलिए मुख्तलिफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मुख्तलिफ होगा। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ठीक है, तकरीबन वो 1.00 एंड सो इस तरह होता है। और शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन 1.5 होता है। ठीक है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा, वाटर का, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होगा, 1.33 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मीडियम क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ है। अगर आप हवा की नमी की बात करते हैं, हवा में नमी आ जाए तो नमी की मुख्तलिफ लेयर्स, तहें बन जाती हैं। किसी जगह पे हवा ठंडी होती है, उससे कम टेम्परेचर, उससे ज्यादा ठंडी, उससे ज्यादा ठंडी का मतलब उससे कम, उससे कम, उससे कम टेम्परेचर। तो जैसे जैसे वो लेयर्स ठंडी होती जाएंगी वैसे वैसे उनकी डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता जाता है। सिर्फ हवा की अगर आप अपनी फिजा की बात करें तो फिजा के अंदर जो एयर की लेयर्स हैं उसकी डेंसिटी हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। और डेंसिटी के मुख्तलिफ होने से क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फ़र्क पड़ने से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड दिस लॉ n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ये स्नेल का कानून कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। अभी हमने ये डिस्कस किया कि रोशनी की जो स्पीड है वो इस किस बात पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटीज ऑफ द मीडियम, यानी मुख्तलिफ मीडियम की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। अब जब आप डेंसिटीज की बात करते हैं तो हवा की डेंसिटी कुछ और होगी, ठीक है, और पानी की डेंसिटी कुछ और होगी, शीशे की डेंसिटी कुछ और होगी, इसलिए हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अगर आप हवा की बात करते हैं तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अगर आप शीशे की बात करते हैं तो वहां स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है स्नेल्स लॉ, और एक क्या है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in the second medium to the speed of light in the first medium। अब यहां इसका मतलब क्या है कि अगर एक रोशनी की शुआ हवा से आ रही है, ये इसका फर्स्ट मीडियम होगा, ग्लास में दाखिल हो रही है, ये इसका सेकंड मीडियम होगा। तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि सेकंड मीडियम ग्लास है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, चूंकि फर्स्ट मीडियम एयर है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो शीशे में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मुख्तलिफ है, और सॉरी यहां पे जो है हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट मीडियम ऊपर लिखना है और सेकंड मीडियम नीचे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम यहां पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा C/V। सी जो है वो हवा में रोशनी की स्पीड को जाहिर करता है, और V किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड को जाहिर करता है। तो फार्मूला आएगा N = C/V। N = C/V। ठीक है, समझ आ गई। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, उसके बाद सेकंड मीडियम ग्लास है तो नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसका आएगा, दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यानी अगर सेकंड मीडियम ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे किसका निकलेगा, ग्लास का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी ये हवा के लिहाज से ये आएगा, हवा के लिहाज से शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ये जो आपके पास आएगा ये क्या आएगा, हवा के लिहाज से शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और सेकंड मीडियम क्या होगा, डायमंड। ठीक है, तो आपने स्पीड ऑफ लाइट निकली है हवा में और स्पीड ऑफ लाइट यहां पे लिखनी है डायमंड के अंदर। तो देन इट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हवा के लिहाज से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ये है कि इंसिडेंट रे OA, नॉर्मल ON और रिफ्रैक्टेड OB तीनों एक ही प्लेन में वाक़ा होते हैं। और सेकंड जो है वो N = sin I over sin R है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तल्लुक जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है, और स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंट मीडियम के अंदर मुख्तलिफ होती है, और स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। उसका ये फार्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। क्यों? दिस इज द रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। स्पीड ऑफ लाइट की बात है तो ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड, नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कोई यूनिट नहीं बचेगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता।
मुख्तलिफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ होता है। तो इन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डिस्कस अबाउट द टेबल इन द बुक के अंदर जो मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई हैं टेबल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो आपने यहाँ पे देखनी है। तो ये आप देखेंगे सबस्टांस है, डायमंड है, क्यूबिक जर्कोनिया है, ग्लास फ्लिंट है, ग्लास क्राउन है, इथाइल अल्कोहल है, आइस है, वाटर है, एयर है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपने वैल्यू यूज करनी है। जिरकोनिया जो है ये भी एक मटेरियल है। ठीक है, एक ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो मोती सफेद सफेद मोती चमकदार होते हैं, चमकीले, वो जिरकोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? जिरकोनिया कहलाता है। तो आप जिरकोनिया को देखें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, यानी हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उन मुख्तलिफ वैल्यूज को आपने टेबल में देखना है। तो टेबल की वैल्यूज को देखकर आप इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट याद करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आता है। जब एग्जाम आप उसके पास पेपर्स को देखें तो आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल इज। अब ये मैं आपको जिरकोनिया दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जिरकोनिया इस तरह का होता है। ठीक है, डायमंड जैसा ही होता है लेकिन डायमंड नहीं होता। ये मुख्तलिफ कलरफुल कलर वाला शीशा ये ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर, तो इसको जिरकोनिया कहा जाता है। ये बहुत मतलब यूज होने वाली चीज है। आपने अपने किसी न किसी घर के फर्द की ज्वेलरी के बॉक्स के अंदर इसको देखा ही होगा। उसके बाद फ्लिंट ग्लास की अगर आप बात करें, ठीक है, तो फ्लिंट ग्लास ऐसा ग्लास है जिसमें मतलब गोल्ड की अमेजश होती है, सोने की अमेजश होती है, उसे हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर जो लेंसेज बनते हैं, ये लेंसेज या जो आप अपनी आई ग्लास के अंदर आई ग्लासेस जो होते हैं आंख में लगाने वाली, जो आपकी एनक है, उसमें जो आप शीशा इस्तेमाल करते हैं वो फ्लिंट ग्लास का बना होता है। किसका होता है? फ्लिंट ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वो क्राउन ग्लास को भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्लास जो है वो ग्लास होता है। क्राउन ग्लास जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, इसके अंदर गोल्ड शामिल होता है, फ्लिंट में शामिल नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरह का ग्लास जो है वो क्राउन ग्लास कहलाता है। समझ आ गई बात? ये क्राउन ग्लास है, खिड़कियों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस तरह मुख्तलिफ और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जी आज का आपका टॉपिक जो है वो इसके बारे में था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये टेबल आपने इसी तरह तैयार कर लेना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल, आइस वगैरह, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक था, इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।